सो डेटाबेस के लिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि डेटाबेस जो है ये अभी तक जो हमने पाइथन में पढ़ा उससे सेपरेट है। पाइथन एक अलग लैंग्वेज है, डेटाबेस एक अलग लैंग्वेज है। तो इसके लिए भी हम जैसे अभी फाइल हैंडलिंग का एक फोल्डर बनाए थे ताकि इसका सारा कोड यहीं पे मिले, वैसे ही लर्न पाइथन जो फोल्डर है इसके अंदर सारा जो हमने अभी तक बेसिक एडवांस जितना भी सीखा वो सारी फाइलें यहाँ पर मिल रही हैं, नंबर वाइज मिल रही हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमने फाइल हैंडलिंग को अलग से एक फोल्डर के अंदर रख लिया है। वैसे ही क्या करते हैं कि जो डेटाबेस है इसको भी हम एक नए फोल्डर के अंदर रखते हैं। देखो मैंने ये फाइल हैंडलिंग का फोल्डर जो है ये पहले से सिलेक्टेड था, इसलिए ये फाइल हैंडलिंग के अंदर ही डेटाबेस की फोल्डर को क्रिएट कर रहा है, लेकिन हम इसको इसमें से अलग कर सकते हैं। करना क्या है, जैसे हमने डेटाबेस नाम का एक फोल्डर बनाया, इसको बस उठाना है और इसको उठा के हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं बाहर। यस, मूव कर दिया हमने इसको। तो ठीक है, फोल्डर हमें मिल गया ये डेटाबेस का। हम डेटाबेस का जितना भी काम है वो यहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम फाइल बनाते हैं इंट्रोडक्शन के नाम से, इंट्रोडक्शन डॉट फाइल का नाम क्या था, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, एमडी। ठीक है, एमडी जो एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन एक्चुअल में गिटहब के लिए होता है। जब यहाँ पर मैं कोई भी फाइल डॉट एमडी से बना रहा हूँ, मतलब कि जब गिटहब पर जाओगे तो वहाँ पर ये एज अ डॉक्यूमेंट टाइप खुलेगा और वहाँ पर सारी डिटेल्स जो मिलेंगी वो कोड के फॉर्म में ना मिलकर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मिलेगा, जो पढ़ने में आसान रहे। क्योंकि हमें सबसे पहले समझना है डेटाबेस को, तो इसलिए हम यहाँ पर ओपन किए हैं एक एमडी फाइल। अभी हम क्या करेंगे, पूरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेते हैं कि डेटाबेस में है क्या क्या, सो दैट हम इसको वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डालते हैं पाइथन विथ माईसीक्वल डेटाबेस। ठीक है, ये तो हेडिंग है एक। तो पाइथन एक सेपरेट लैंग्वेज है और डेटाबेस एक सेपरेट लैंग्वेज है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नोट क्रिएट कर लेते हैं। पाइथन और डेटाबेस दो अलग लैंग्वेजेस हैं, ये दोनों अलग लैंग्वेजेस हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना जरूरी है, देन इनको यूज कर सकते हैं। ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे हमने पाइथन पढ़ा, पाइथन के अंदर हमको बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स मिले, मेथड्स मिले, तरीके मिले, कंडीशंस मिली, बहुत सारी चीजें मिली। वैसे ही डेटाबेस के अंदर भी मेनली तो 4 वर्क ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग तरीके की क्वेरी होती है, अलग अलग तरीके के यहाँ पे भी प्री डिफाइंड मेथड्स मिलते हैं। अगर हम सेपरेटली डेटाबेस के अंदर जाएं, और डेटाबेस कई तरीके के हैं, तो हम अगर डेटाबेस के अंदर जाएं तो वहां पर हमें अलग अलग तरीके के मेथड्स मिलते हैं अलग अलग काम करने के लिए। जैसे मान लो कि हमें डेट ही फाइंड आउट करना है, तो डेट के लिए हमें अलग अलग मेथड मिलते हैं उनको सेट करने के लिए। वैसे ही हमें क्या कहते हैं, एक साथ कई सारे डेटाबेस या टेबल्स या उनकी क्वेरीज को कनेक्ट करना हो, उसके लिए हमें अलग अलग तरीके के मेथड्स मिलते हैं। तो ठीक है, ये सारा कुछ तो है ही है, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये डेटाबेस में हम करेंगे क्या। तो एक और हम यहाँ पर हेडिंग लेते हैं, माईसीक्वल डेटाबेस पॉइंट्स। सबसे पहली चीज, डेटाबेस तो कई सारे हैं, लेकिन हम माईसीक्वल डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। वैसे पाइथन में SQLite जो है ये प्री इंस्टॉल्ड आता है। SQLite की अगर मैंने बात की, SQLite 3 है ये।
एसक्यूएलाइट जो आता है, ये इसका इंटरफेस जो है वो हमको जैसे माई सीक्वल या सीक्वल है, ओरेकल का है, आईबीएम का डेटाबेस है, इनका अपना एक पूरा सॉफ्टवेयर मिलता है, हम उसको इंस्टॉल करके देखते हैं। लेकिन एसक्यूएलाइट जो है ये फाइल के फॉर्मेट में पड़ा रहता है। जैसे अभी हमने बात की थी फाइल हैंडलिंग की, कि हम वहाँ पर अलग अलग फाइल क्रिएट करके यूजर्स की डिटेल्स को स्टोर करके रख सकते हैं, वैसे ही एसक्यूएलाइट जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये लाइट डेटाबेस है। मीन्स कि छोटे काम करने के लिए सफिशियंट है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसका हमें कोई बहुत भारी भरकम यूआई नहीं मिलता है, इंटरफेस नहीं मिलता है, जहाँ पर कि हम चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकें। तो इसीलिए हम यहाँ पर पाइथन के साथ में माई एसक्यूएल डेटाबेस का यूज करेंगे, और उसमें भी हम यूज जो करेंगे वो करेंगे जैम सर्वर का। जैम सर्वर और PHP माई एडमिन हमको मिलता है, एक PHP माई एडमिन मिलता है प्लेटफॉर्म, जहाँ पर कि हम माई सीक्वल को ही कस्टमाइज्ड वे में एक यूज़र इंटरफेस के थ्रू यूज करते हैं। तो वहाँ पे हम मैनुअली भी जाकर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर मैनुअली क्वेरीज को, डिटेल्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं, या हम चाहें तो एसक्यूएल की क्वेरी के थ्रू भी वही सारा काम वहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले दो चीज़ें हमें ज़रूरी होगी। सबसे पहले तो हमें जैम सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गूगल पे जाना, सर्च करना जैम सर्वर, मिलेगा, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते ही PHP माई एडमिन उसके साथ में इनबिल्ड हमको मिल जाता है। इसके अलावा हमें जब इसको पाइथन के साथ कनेक्ट करना है, जो कि हम अभी VS कोड एडिटर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर पाइथन के साथ कनेक्ट करने के लिए अगर याद हो तो हमारे पास पिप पैकेज है। पिप पैकेज के थ्रू MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट नाम का एक हमको लाइब्रेरी मिलता है। तो पिप पैकेज के थ्रू MySQL लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना। पिप पैकेज है मतलब कि हम टर्मिनल को ओपन करें और वहां पे क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। ये क्या करेगा, कनेक्शन को इंस्टॉल करेगा। अभी हम केवल थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ज़रूरी चीज़ें MySQL के बारे में जो हम MySQL को पढ़ेंगे। तो MySQL ऑल कॉन्सेप्ट्स, MySQL में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो डेटाबेस को क्रिएट करना, पहली चीज। ये जो पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ पॉइंट्स मैं कहूँगा जिनको एक बार आगे बढ़ने से पहले इनको खुद से पढ़ लेना, थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि डेटाबेस भी अपने आप में बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है। इसके ऊपर अलग से प्रोफेशनल डेटा हैंडलर्स के पोजीशंस होते हैं। अच्छी कंपनियों के अंदर डेटाबेस की क्वेरी और डेटाबेस का पूरा काम करने के लिए अलग से डेटाबेस के डेवलपर्स होते हैं। जो प्योर डेवलपर्स होते हैं, जैसे पाइथन के डेवलपर्स जो होते हैं, उनका काम होता है प्योरली लॉजिक्स लिखना। बट डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सारा काम एक डेटाबेस हैंडलर करता है। उसको आप अलग अलग नाम से जान सकते हैं। जैसे आजकल एक पाइथन के थ्रू ही एक नया जॉब प्रोफाइल निकला है डेटा साइंस का या डेटा एनालिस्ट का। ये सभी लोग क्या करते हैं, प्योरली केवल और केवल डेटाबेस से रिलेटेड काम करते हैं। डेटाबेस से भी नहीं, डेटा से रिलेटेड काम करते हैं। उसमें बहुत सारे तरीके के डेटाबेस भी आ जाते हैं, अलग अलग तरीके के फॉर्मेट के डेटा भी आ जाते हैं। लेकिन हम पाइथन के साथ सीख रहे हैं, इसलिए हम इसका एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा देखेंगे। हम पूरा डीपली नहीं देखेंगे और वो एक बार में हम सीख भी नहीं सकते हैं। ये पूरा का पूरा धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हम जब डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस को हम समझ सकते हैं हमारे घर के एक रजिस्टर से, जिसको हम मंथली वाइज अपने घर के खर्चे को जानने के लिए लिखते हैं। तो वैसा ही कुछ काम समझ लो कि डेटाबेस भी करता है, कि हम जैसे एक कॉपी बनाए वैसे ही अगर हमें डिटेल्स को स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए। फिर जैसे हम घर की कॉपी के अंदर अलग अलग मंथ के लिए अलग अलग पेज पे पूरा क्या कहते हैं, अलग अलग लाइंस बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं कि ठीक है, ये अभी जैसे ये चल रहा है अगस्त, तो अगस्त मंथ का घर का खर्चा नीचे हमने लिख दिया कि ठीक है
सीरीज नंबर हो गया, इसके बाद में गुड्स नेम हो गया, और इसके बाद में डेट हो गया, कौन लेकर आया, कितना पैसा खर्च किया। अब वो हम अपने हिसाब से जो हमको सही लग रहा है उस हिसाब से हम उस कॉपी के अंदर कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं। वैसा ही सेम टू सेम काम डेटाबेस के अंदर भी होता है। तो सबसे पहले तो हमने एक जैसे घर के लिए कॉपी बनाई, वैसे ही हमने डेटाबेस बनाया। दूसरी चीज क्या है, हम टेबल्स बना रहे हैं। तो टेबल्स को क्रिएट करना, अब याद रहे ये टेबल्स को क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कॉपी के अंदर अलग अलग पन्ने पे अलग अलग मंथ की डिटेल्स लिख रहे हैं, वैसे यहाँ पे समझ लो कि अलग अलग मंथ की डिटेल को स्टोर करने के लिए हम अलग अलग टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे अपने क्या कहते हैं कॉपी के अंदर एक फाइल में अलग अलग कॉलम्स बनाए हैं, वैसे ही हम टेबल जब बात करते हैं तो टेबल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ही कॉलम बनते हैं। एकदम सेम टू सेम जो काम हम कॉपी पे कर रहे हैं उसी को समझ ले उठा के हम टेबल के अंदर रख दे रहे हैं। तो तीसरा काम क्या होता है, टेबल के अंदर जरूरत के हिसाब से कॉलम्स क्रिएट करते हैं। ये जितना आसान हो सक रहा है उतने आसान तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी कि डेटाबेस एक्चुअल में है क्या। इसके बाद में मान लो कि हमने कॉलम्स भी क्रिएट कर दिया, टेबल भी क्रिएट हो गया, और फाइनली हमने पहले एक डेटाबेस क्रिएट किया। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है, याद रखना है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। जैसे हम अपने घर की कॉपी की बात करें तो भाई अगर कॉपी ही नहीं होगी तो हम उसके अंदर कौन सा पन्ना क्रिएट करेंगे या कौन सा पन्ने में क्या लिखेंगे ही। तो सबसे पहले जरूरी है कि एक डेटाबेस हो। जब डेटाबेस होगा तभी हम उसके अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और जब टेबल क्रिएट करेंगे तभी उसके अंदर हम कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लो घर की कॉपी हमने बना ली, उसके अंदर हमने अगस्त मंथ का एक क्या कहते हैं पेज लिया, उसके अंदर अगस्त मंथ का हमने पूरा डिटेल लिख दिया और अलग अलग कॉलम्स बना लिए कॉपी के अंदर। वैसे ही हमने यहाँ पर भी वही सारा काम कर लिया। अब आगे क्या बचता है, आगे बचता है कि सबसे पहले हमारा कॉपी का पन्ना खाली पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम कुछ खरीद के लेकर आए और उसके अंदर कोई एंट्री करें, क्योंकि जब हम उसके अंदर एंट्री करेंगे तभी तो हम उसके आगे काम करेंगे कि अच्छा ठीक है मैंने ये पैसा जो है गलत लिख दिया, इसको काट के मैं सही करूं, या मैंने डेट गलत लिख दी तो उसको काट के सही करूं, या मैंने पूरी की पूरी डिटेल ही गलत लिख दी तो मैं पूरी की पूरी लाइन को ही काट दूं, या हो सकता है मैंने तो गलत महीने का नाम ही लिख दिया तो मैं पूरा का पूरा पन्ना फाड़ दूं। अब ये जो मैंने अभी बात की कि कोई एक छोटी सी गलती की उसको काट दूं, इसी को हम डेटाबेस में क्या कहते हैं कि टेबल के अंदर कोई डिटेल को अपडेट करना, या उसी को हम कहते हैं मॉडिफाई करना या एडिट करना। अलग अलग नाम से कहो, लेकिन असल में हम क्या कर रहे हैं, कोई डिटेल हमने लिखी उसको हम मिटा दे रहे हैं और उसकी जगह पे कोई नई डिटेल लिख दे रहे हैं। या फिर जैसे दूसरी बात की कि ठीक है पूरी लाइन ही हमने गलत लिख दी तो वो पूरी की पूरी लाइन काट दी। अब वो पूरी की पूरी लाइन थी क्या, एक रो था। वैसे ही टेबल के अंदर से हम पूरी की पूरी एक रो की डिटेल को डिलीट कर सकते हैं। तीसरी बात हमने क्या की कि ओहो हमने तो पूरा का पूरा पन्ना ही गलत बना दिया है, महीना भी गलत लिख दिया, डिटेल भी सारी गलत लिख दी, तो हमने पूरे के पूरे पन्ने को ही फाड़ दिया। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट कर देंगे, फिर नई टेबल क्रिएट कर देंगे। एकदम जो हमने बात की है वही सेम टू सेम काम हम यहाँ पर भी करते हैं। तो उसी को हम आप पॉइंट वाइज लिख लें। तो टेबल में न्यू एंट्री करना, इसके लिए कौन सी क्वेरी चलेगी, इंसर्ट की, केवल मैं नाम लिख दे रहा हूं इंसर्ट। दूसरा क्या है कि जब हमारे टेबल में एंट्री हो चुकी है तो हम एंट्री को जैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल के डेटा को देखना। इसके लिए हम कौन सी क्वेरी चलाएंगे, सिलेक्ट की, कि जो कुछ भी हम सिलेक्ट करके लेकर आए उसमें से कुछ हिस्सा सिलेक्ट करना चाहते हैं या पूरा का पूरा टेबल का डिटेल देखना चाहते हैं। तीसरी चीज क्या होगी, जब हमारे पास डेटा है तो उस डेटा में हम कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो टेबल के डिटेल्स में अपडेट, अपडेट के लिए कौन सी क्वेरी चलेगी, अपडेट की चलेगी। इसी तरीके से टेबल के अंदर कोई अगर गलती कर दी हमने तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टेबल की डिटेल्स को डिलीट करना। इसके लिए क्वेरी क्या चलाएंगे हम, डिलीट की। लास्ट में क्या हुआ
कि हमने सब कुछ किया लेकिन बाद में पता चला कि हमने टेबल ही गलत बना दी, तो अब क्या कर सकते हैं, हम टेबल को ही पूरा का पूरा डिलीट करेंगे। तो टेबल को डिलीट करना, टेबल को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप यूज करेंगे। ये ड्रॉप कीवर्ड जो मिलेगा इसी के थ्रू हम टेबल को डिलीट करेंगे। और आखिरी में क्या बचता है कि ओहो, हमने तो पूरा का पूरा डेटाबेस ही गलत बना दिया, मतलब कि कॉपी ही हमने गलत बना दी। तो आखिरी में हम क्या कर सकते हैं कि डेटाबेस को डिलीट करना। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। यही पूरे काम हमको डेटाबेस के अंदर करने हैं। लेकिन अब जैसे हमने बात की कि ठीक है, हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेरियां या सब क्वेरियां हमको जो मिलेंगी वो सिलेक्ट के लिए ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी अलग अलग कंडीशन हो सकती है। जैसे मान लो कि ठीक है, हमारे पास 50 डिटेल्स पड़ी है टेबल के अंदर, हम घर के खर्चे की बात कर रहे थे, उसी को रिलेट कर देते हैं हम एग्जाम्पल के साथ में, कि मान लो कि 1 महीने की डिटेल थी, घर में 4 मेंबर है और चारों मेंबर्स ने अलग अलग खर्चे किए। हम चारों मेंबर्स को नाम दे देते हैं ABCD, और वो अपना डेट वाइज सारा काम कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास ABCD है, तो हम डिटेल फैच कर सकते हैं कि ठीक है भाई, पूरे महीने में A नाम के बंदे ने कितनी बार सामान लेकर आया है। या फिर हम देख सकते हैं कि हमने जितने भी मंथली खर्चे किए हैं वो डेट वाइज किए हैं, तो हम ये भी सर्च कर सकते हैं डेट के हिसाब से कि ठीक है 25 अगस्त को कितना सामान आया था, वो भी फैच कर सकते हैं। या फिर हम किस दिन सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है वो भी फैच कर सकते हैं। उसके लिए हमें मैक्स का एक मेथड मिलता है, जैसे पाइथन के अंदर मिलता है मैक्स और मिन का मेथड, कि लिस्ट में टपल में हमको कोई भी मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैक्स मेथड का कॉल यूज करते हैं। वैसे ही मिनिमम के लिए मिन का वैसे ही हम एसक्यूएल में भी करते हैं। इसी तरीके से अपडेट्स के लिए भी होता है और डिलीट करने के लिए भी होता है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो एसक्यूएल को और यूजफुल बनाती हैं। जैसे हमने बात की, ठीक है हमने कॉपी तो बनाई, लेकिन कॉपी के अंदर हमने केवल नाम दिया कि ABCD, और उसके साथ अगर याद हो तो हमने सीरीज नंबर दिया था कि 1 2 3 4 5। ये क्यों दिया था? ताकि हमको ये पता चले कि अच्छा महीने में हमने 50 बार सामान लाया है या महीने में हमने 100 बार सामान लाया है। वैसे ही डेटाबेस के अंदर यही काम करने के लिए हमको मिलते हैं की। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, MySQL कीज। ये थोड़ा सा पहले पढ़ना जरूरी है, इसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि हम जब क्या कहते हैं कल से स्टार्ट करेंगे डेटाबेस, तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो डेटाबेस के अंदर हमको सबसे पहले तो मिलता है प्राइमरी की। प्राइमरी की जो है ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट की है। हम जब भी जैसे अभी कॉपी की बात कर रहे थे कि ठीक है हम कॉपी में 1 2 3 4 लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमको पता चले। हम एक को 10 बार तो नहीं लिख रहे हैं ना कि 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3। हम जो लिख रहे हैं कोशिश यही कर रहे हैं, भले मैनुअली लिख रहे हैं लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि वो सीरीज गड़बड़ ना हो, नंबरिंग जो है वो एक एक बार ही आए। वही सेम काम प्राइमरी की डेटाबेस के टेबल में करता है कि हम जब कभी भी प्राइमरी की जनरेट करते हैं तो वो हमेशा कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है और ना ही कभी नल हो सकता है। ना नल होगा ना डुप्लीकेट होगा, मतलब कि गिनती की स्टार्टिंग होती है 0 से, दैट मीन्स कि 0 से। तो हम प्राइमरी की को 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और 0 से लेकर वो ऑटोमेटिक नंबर्स को जनरेट करना चालू करेगा। तो सबसे पहला की होता है प्राइमरी की। इसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ना, तो हम कल इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। इसी तरीके से दूसरी जो की मिलती है हमको, वो मिलती है फॉरेन की। फॉरेन की क्या करता है, मान लो कि हमने 3 महीने 4 महीने की डिटेल्स लिखी कॉपी के अंदर की, ठीक है भाई अक्टूबर की भी हो गई, सितंबर की भी, नवंबर की भी हो गई और अगस्त की भी हो गई। तो हमने ये 4 महीने के अलग अलग मंथली खर्चे कॉपी के अंदर लिखे। वैसे ही हम डेटाबेस के टेबल भी बना रहे हैं कि अगस्त मंथ के लिए हो गया, सितंबर के लिए, नवंबर के लिए, अक्टूबर के लिए। तो हर एक मंथ को अगर हमें आपस में मर्ज करना हो, क्यों करना हो, हमें ये पता करना हो कि ठीक है पूरे 4 महीने में हमने टोटल खर्चे कितने किए, तो उसके लिए
हम अगर नॉर्मली काम करना चाहें तो क्या करेंगे, हर एक मंथ के टोटल को हम जोड़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि ठीक है 4 महीने के ये टोटल थे और इनका टोटल ये मेगा टोटल निकल के आया कि 4 महीने में हमने 10,000 रुपए खर्च किए। वैसे ही यहां पर भी केस होता है कि एक से ज्यादा टेबल की डिटेल्स को अगर आपस में मर्ज करना हो तो हम फॉरेन की का यूज करते हैं। वैसे ही एक हमको मिलता है यूनिक की। यूनिक नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमेशा यूनिक होगा, डुप्लीकेसी नहीं होगी इसके अंदर भी। ठीक है, अब यूनिक के केस में एक चीज क्या होती है कि नल भी एक यूनिक की होता है, यानी कि नल भी एक बार आ सकता है। इसी तरीके से एक हमको मिलता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है कि इज्यूम करो कि हमने मंथली खर्चे के लिए एक पन्ने में लिखना तो चालू किया और उस पन्ने के अंदर हमने जो है सामान बनाए थे, थोड़ा सा कैटेगराइज किया था कि ठीक है पहला सामान, दूसरा सामान, यानी सीरीज हो गया, उसके बाद में पहला सामान, दूसरा सामान, तीसरा सामान, चौथा सामान और इसके बाद में डेट और लाने वाले व्यक्ति का नाम। तो हो सकता है कोई गलती से जो सीरीज है 1 2 3 उसमें गलती कर दे, या हो सकता है पहला सामान, दूसरा, तीसरा, चौथा सामान जो है उसमें एक ही तरीके की नाम लिख दे। ऐसे केस में क्या होगा, हम किसी भी एक फील्ड के नाम पे ये श्योरली नहीं कह पाएंगे कि ठीक है इस कॉलम के अंदर जो भी डेटा है वो एकदम यूनिक है, उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है। अगर ये केस नहीं हो पा रहा है और हम श्योरली नहीं कह पा रहे हैं कि ये कॉलम है और इसके अंदर सब कुछ यूनिक है, तो उस केस में हम एक से ज्यादा कॉलम को मिलाकर उसको यूनिक बनाने की कोशिश करते हैं। उसी को कहा जाता है कैंडिडेट की। मतलब कि जब एक अकेला कॉलम अपने आप में यूनिकनेस नहीं रख पा रहा है तो हम एक से ज्यादा कॉलम को मिलाकर कहते हैं कि ठीक है ये 2 कॉलम है और इसके अंदर जो भी डिटेल आ रही है वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी, या इन दोनों कॉलम की डिटेल्स कहीं और नहीं मिलने वाली है। तो इसके बिहाफ पे हम उसको प्राइमरी की कह सकते हैं। ये एक थ्योरी है, इसको थोड़ा सा खुद से भी पढ़ना ताकि समझ में आए। और इसी तरीके से एक होता है सुपर की। सुपर की मतलब कि सबसे ऊपर वाला की, मतलब कि प्राइमरी की जैसा ही होता है लेकिन इसका काम थोड़ा सा हट के होता है कि इसका यूज हम तब करते हैं जब ये कीज ऊपर वाले फेल हो रहे हैं तो हम एक मेगा की बनाते हैं। तो इनको एक बार पढ़ लेना सो दैट कि कल जब हम स्टार्ट करें माइस्क्ल को तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग वाली चीजें हैं ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसी के साथ में अगर डेटाबेस पसंद आने लगे तो कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। तो माइस्क्ल अदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इसके अंदर अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट और आ रहा है तो कुछ चीजें और पढ़ सकते हो। नॉर्मलाइजेशन का केस होता है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो टोटल 5 तरीके की है। तो इसके अंदर पहला है जीरो नॉर्मलाइजेशन, दूसरा है इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से और पेस्ट करते हैं 5 बार। सबसे पहला जो है वो है जीरो नॉर्मलाइजेशन, दूसरा है फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये नॉर्मलाइजेशन के जो तरीके हैं एक्चुअल में ये क्या है कि हम कितने अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर तरीके से डिटेल्स को, जो डेटा है उसको हम आसान कर रहे हैं, समझने लायक कर रहे हैं और उसको हम कितनी तेजी से फैच कर सकते हैं। इसके लिए एक बड़ा पिक्चर दिमाग में क्रिएट करना पड़ेगा कि मान लो कि हम घर के खर्चे तो लिख रहे थे लेकिन महीने के ना हमने पिछले 10 साल की भी डिटेल्स लिख रखे थे, यानी 10 साल से हम हर महीने के खर्चे को नोट कर रहे थे घर के कि हर महीने में कितना कितना खर्चा कर रहे हैं, और वो पूरे के पूरे 10 साल की डिटेल्स को हम सर्च करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हर साल हम कितना कितना खर्चा कर रहे थे। तो उस केस में हम उसको कितने अच्छे से अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स को
और कितने बेस्ट तरीके से हम फेच कर सकते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को करने के लिए डेटाबेस में हमें नॉर्मलाइजेशन के तरीके मिलते हैं। तो इसको भी एक बार थोड़ा सा पढ़ सकते हो। टाइम टेकिंग है, ये एक दिन में नहीं होने वाला है, धीरे धीरे करके करना। इसके बाद में हम फाइनली, अब ये तो सारे केस थे जो हमने देखे। इसके अलावा अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस भी कई तरीके के होते हैं। सम डेटा बेसिस, एक का नाम तो पता चली गया है, माई सीक्वल, और इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है माई सीक्वल आई। इसी तरीके से दूसरा है एसक्यूएल। ये सारे अलग अलग कंपनी के हैं। माई सीक्वल अपना खुद का है, यानी कि वो सेपरेट है। एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट का है। और तीसरा है ओरेकल डेटाबेस, एक आता है ओरेकल का। और इसी तरीके से आईबीएम का भी आता है डेटाबेस। ठीक है, तो ये कुछ डेटाबेसेस हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हैं। एक तो अभी हमने बात की थी एसक्यूएल लाइट की। तो ये डेटाबेसेस हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो छूट रही थी, टाइप ऑफ डेटाबेसेस। एक्चुअल में दो ही तरीके के डेटाबेस होते हैं। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं ये रिलेशनल डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस। और दूसरा जो तरीका होता है वो है नॉन रिलेशनल डेटाबेस का। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि ये दोनों करते क्या हैं, तो इसको सिंपल से एग्जांपल से बात करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मतलब कि हर एक का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। सिंपल सी बात की जाए, मान लो कि हम अपने रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि तुम्हारे 10 रिश्तेदार हैं, रिलेशंस हैं, जहाँ पर कि तुम टाइमली आते जाते रहते हो, मिलना जुलना रहता है, चाचा मामा ताऊ करके कई सारे लोग हैं जिनके यहाँ आना जाना रहता है। ठीक है, तो इन्हीं को मान लो कि 10 की जगह ये 100 लोग हो गए। अब 100 लोग हैं मतलब कि हमको साल में होगा कि हम 100 लोगों को टच कर पाएं, अदरवाइज कोई ना कोई छूट जाएगा। या हो सकता है कि हम महीने 2 महीने में बात कर पाएं और सभी से हालचाल ले पाएं। ठीक है, मान लो कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो 1000 हैं, तो होगा कि आप जो है कभी कभार किसी किसी से बात कर पा रहे हो, जो 2 4 10 लोग खास हैं उन्हीं से मिल पा रहे हो। और किसी दिन अगर फंक्शन है, ठीक है, आप हिम्मत भर के 1000 लोगों को इनवाइट किए, वो लोग आ गए, बढ़िया है। अब मान लो कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो 10,000 ना होकर 10 लाख हैं, तब क्या होगा? आप अगर उनको इनवाइट करोगे और आप बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं हो तो आपको तो घर ही बेचना पड़ेगा उनको खिलाने के लिए। दैट मीन्स कि हमारी रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, हम इतना ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते हैं रिलेशंस। और वही मान लो कि 10 लाख की जगह 10 करोड़ हो गए, तब तो गड़बड़ हो गया। ऐसा ही सेम काम रिलेशनल डेटाबेस के साथ भी है। आगे चल के जब इसमें थोड़ा सा अपने आप को मास्टर समझने लगोगे तो समझ में आएगा कि हम जैसे अभी टेबल की बात किए थे कि ठीक है, हर एक टेबल की एक दूसरे के साथ में रिलेशन है, तो हमको अगर पिछले 10 साल के मंथली खर्चों को निकालना हो तो हमको बड़ा टाइम लगेगा, हर एक को हमें फेच करना पड़ेगा मंथली वाइज, और तब हम जाकर कैलकुलेट करके हो सकता है 2 4 10 घंटे बाद ये कह पाएं कि हाँ ठीक है 10 साल का पूरा खर्चा इतना आया। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल में डिपेंडेंसी हो रही है। और इतने जो हमने ऊपर बात की ये सारे के सारे रिलेशनल डेटाबेस थे। आने वाला फ्यूचर जो है वो है नॉन रिलेशनल डेटाबेस का, मतलब कि किसी का किसी से कोई रिलेशन ना हो। उससे क्या होगा, जैसे आज भी अगर मानो एक और एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादातर रिलेटिव्स को हम क्यों याद करते हैं? हालचाल के लिए तो हम बस 1-2 लोगों को याद करते हैं, बट ज़्यादातर जब हमारा कोई काम फंस जाता है या कोई ज़रूरत होती है तभी हम याद करते हैं। थोड़ा सा इत्मीनान से सोचोगे तो तुम्हें ये रियलिटी लगेगी कि हाँ, जब हमें कोई काम लगता है तभी हम ज़्यादातर कॉल करते हैं, और उसी बहाने बात भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस का सेम वही कॉन्सेप्ट है कि भाई हमको काम पड़ना है तभी हमको कॉल करना है। तो जैसे हम कहीं ठीक है दुकान पे जा रहे हैं, सामान लेना है, तो हम उसको पैसे दिए और उसने हमारा क्या कहते हैं सामान लिया, काम खत्म। वही सेम टू सेम काम नॉन रिलेशनल डेटाबेस कहता है कि डिटेल सारी पड़ी हुई है,
लेकिन जब जिस पर्टिकुलर चीज की जरूरत पड़ी आपने उसको मांगा तो मैंने उसको दे दिया, उसके लिए फालतू में डिपेंडेंसी नहीं। जैसे कि इसका अभी लाइव एग्जांपल हम ले सकते हैं गवर्नमेंट का, कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? एक छोटा सा अगर हम क्या कहते हैं एग्जांपल ले लें, क्या कहते हैं हमारे न्यायपालिका का, कोर्ट कचहरी का, तो एक छोटे से केस को भी खींच के उसमें एट द लास्ट सजा देते देते 2-4-10 साल लग जाता है। एक दिल्ली का जो केस था उसमें अभी फैसला आया था, जो फांसी वाला फैसला आया, सब कुछ पता था कि ये गुनहगार हैं, ये हत्यारे हैं, लेकिन 10 साल वो केस खींचा, उसके बाद में रिजल्ट आ पाया। ऐसा क्यों हुआ? डिपेंडेंसी की वजह से। अगर वो डिपेंडेंसी नहीं होती तो वो हो सकता था 4 दिन में केस खत्म हो जाए। और वो सब कुछ क्यों हुआ? यही रिलेशन की वजह से। मतलब कि हर एक चीज का एक प्रोसेस था कि पहले ये हो, फिर उसके बाद ये हो, फिर इसके बाद में ये होगा, फिर उसके बाद में ये होगा, तब ये काम होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे आप कभी पासपोर्ट बनवाने जाओ, पहले के समय में आज से 4 साल पहले बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, लेकिन आज तो ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, तो चीजें आसान हो गई हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट को भी समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक काम को करने के लिए या किसी एक चीज को पारित करने में महीनों लग जाते हैं, बट वहीं प्राइवेट को अगर देखो तो प्राइवेट तुरंत वो सारा काम कर देता है। वैसा ही सेम काम नॉन रिलेशनल डेटाबेस का है। और सब कुछ घुमा के अगर हम इसको लेकर आए रियल एग्जाम्पल पे, तो गूगल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप देखते हो कि आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो और गूगल कहता है कि विद इन नैनो सेकेंड मैंने 10 करोड़ रिजल्ट आपको लाकर दिखा दिया। सोचो अगर वो रिलेशनल डेटाबेस का यूज करता तो वो तो 10 करोड़ डिटेल्स को लाने में गोल 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 घूमता ही रह जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि वहां पे नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज हो रहा है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। एक तो इसका नो सीक्वल ही एग्जाम्पल है, दूसरा एक सबसे पॉपुलर है मोंगो डीबी। ये हमने अभी तक केवल डेटाबेस का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, सिनेरियो था, वो समझा है। अब फाइनली हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। डेटाबेस की कनेक्टिविटी पाइथन के साथ करके इसके बाद में हम डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, उसकी क्वेरी लिखना, क्वेरीज को अपडेट करना, रीड करना, डिलीट करना, ये सब कुछ करके देखेंगे। और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने जेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था। जेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा नमपाई एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।